तो भोपाल का रहने वाला सत्येंद्र, इसकी शादी उर्वशी से हो जाती है साल 2017 में। उर्वशी एक गरीब फैमिली से बिलोंग किया करती थी, और उर्वशी जो इतने बड़े और इतने पैसे वाले घर के अंदर जब आई तो इसकी ख्वाहिशें कुछ ज़्यादा ही उफान मारने लगी। उर्वशी नित्य नई चीज़ें मंगा के खाया करती थी, मार्केट से ऑर्डर कराया करती थी। उर्वशी की जो सास थी वो उर्वशी की इन हरकतों को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहा करती थी। सत्येंद्र को भी कहा करती थी कि बेटा बहू की थोड़ी हरकतें सुधारो, ये तो फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करती है, घर में कुछ बनाने को इसको बोल दो तो इसकी नाक बहुत चढ़ जाती है, नाराज़ हो जाती है, मार्केट से ऑर्डर कर करके सामान मंगाती रहती, खाती रहती है, और दिन भर फ़ोन पे न जाने किससे ये बातें करती रहती है, इसका फ़ोन तुम बंद करा दो। अब सत्येंद्र अपनी पत्नी उर्वशी से बात करता है क्या तुम माँ की बात नहीं मानती हो और किससे दिन भर बात करती रहती हो। उर्वशी जो है सत्येंद्र से कहती है कि किससे बात करूँगी, अपने माता पिता से ही बात करती हूँ, और क्या मैं अपने माता पिता से बात भी नहीं कर सकती? माँ जी को तो न जाने मुझसे क्या दिक्कत है, या हो सकता है कि मैं गरीब घर से बिलोंग करती हूँ, दहेज में ज़्यादा कुछ लाई नहीं हूँ, इसलिए माँ जी को मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। अब जब उर्वशी इस तरीके से सत्येंद्र को कहती थी तो सत्येंद्र का मुंह बंद हो जाया करता था, वो क्या ही बोलता। उर्वशी सत्येंद्र के साथ तो बहुत अच्छे से रहा करती थी, लेकिन सत्येंद्र जब अपने काम पे चला जाया करता था तो ये अपनी सास से बहुत ज़्यादा लड़ा करती थी, झगड़ा करती थी। अब जो सास थी बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो अपने बेटे को समझाती, बोलती कि बहू की हरकतों के बारे में बताती, और उधर से जो उर्वशी है वो अपना तिरिया चरित्र दिखा दिया करती थी। अब सत्येंद्र माँ और पत्नी के बीच में फंस के रह जाया करता था। अब दिन भर तो ये अपने बिजनेस को संभाले, और शाम को जब घर पर आए तो यहाँ पर माँ और इसकी पत्नी, इन दोनों की चिकचिकबाजी, इन दोनों की अपनी अपनी शिकायतें सत्येंद्र के सामने रख दिया करती थी। सत्येंद्र बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था इन सब चीज़ों को लेकर। सत्येंद्र अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों को समझाता है और कहता है कि देखो, तुम घर के अंदर ठीक ढंग से रहा करो, लड़ाई झगड़ा मत किया करो। और यहाँ पर जो पत्नी है वो तो अपना त्रिया चरित्र बता के, दो आंसू बहा के अपने पति के ऊपर काबू कर ही लेती है। सत्येंद्र भी अपनी पत्नी उर्वशी की बातों को मान जाया करता था। यहाँ पर अब इसको अपनी माँ के अंदर ही कमियां नजर आने लगी। धीरे धीरे सत्येंद्र उर्वशी के चक्कर में अपनी माँ से लड़ लिया करता था। अब एक दिन तो हद ही होगी, यहाँ पर उर्वशी दहाड़े मार मार के रो रही थी सत्येंद्र के आते ही। सत्येंद्र उससे पूछता, आखिर हुआ क्या, तुम इस तरह से परेशान क्यों, रो क्यों रही हो? उर्वशी कहती है, तुम्हारी माँ को इस घर में रख लो या मुझे इस घर में रख लो, हम दोनों इस घर के अंदर नहीं रह सकती, आज तो तुम्हारी माँ ने हद ही पार कर दी। सत्येंद्र कहता है, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी माँ ने मेरे हाथ से फ़ोन छीना और उसको ज़मीन पर दे मारा और वो तोड़ दिया, ये देखो मेरा फ़ोन। अब जब सत्येंद्र ये बात सुनता है तो अपनी माँ के पास जाता है, बोलता है कि माँ, तुमने उर्वशी का मोबाइल फ़ोन लेके क्यों तोड़ दिया? सत्येंद्र की माँ कहती है कि बेटा, जो तुम्हारी पत्नी है इसकी हरकतें थोड़ी ख़राब है, ये फ़ोन पे न जाने किस लड़के से बात करती है, और मुझे शक तो काफ़ी पहले से था, लेकिन मैंने आज इसकी बातें सुन ली। अब यहाँ पर सत्येंद्र जब ये बात सुनता है तो उर्वशी के ऊपर चिल्लाता है, डांटता डपटता है। उर्वशी की आंखें लाल थी, रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। सत्येंद्र से कहती है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो तुम मुझे छोड़ दो, मेरे लिए तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हो। तुम्हारे अलावा ना तो मेरी ज़िंदगी में कोई पहले लड़का था, और ना तुम्हारे अलावा मैं किसी और की तरफ देखती हूँ। और अगर फ़ोन नहीं टूटा होता तो मैं तुम्हें बताती कि मैं किससे बात करती हूँ, और तुम चाहो तो अभी मेरे माता पिता से पूछ लो, मैं उनसे बात करती हुई नहीं करती हूँ, ये सारी चीज़ें। सत्येंद्र जो था उर्वशी की बात मान जाता है। अपनी पत्नी को तो ज़्यादा ही क्या बोलता, अपनी माँ के ऊपर ही बरस पड़ता है। कहता है कि माँ, आपको तो हमेशा उर्वशी के ऊपर कोई ना कोई कमी नज़र आती है, इसके ऊपर तुम हमेशा शक करती हो। तो कहता है कि देखो, इस घर के अंदर इसी तरह से कलेश और कलह लगी रहेगी तो इस घर के अंदर कभी सुख शांति का वास होगा नहीं। तो उर्वशी तो अब कहीं जाएगी, लेकिन आप ऐसा है कि आप गाँव चले जाओ। और सत्येंद्र की माँ काफ़ी कहती है कि बेटा, मैं गाँव क्यों जाऊँ, इस लड़की को इस घर से निकालो, नहीं तो ये लड़की तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। अब यहाँ पर सत्येंद्र उर्वशी की बातों में इस कदर आ चुका था कि उसने अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनी। अपनी माँ का बोरिया बिस्तर पैक करके इसको गांव छोड़ के आ जाता है। अब जब उर्वशी की सास गांव जा चुकी थी, उर्वशी के हाथ पैर खुल चुके थे, ये सत्येंद्र को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती, इसको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया करती, इससे बहुत ही प्यार से बात किया करती थी। सत्येंद्र को भी अपने फैसले पे यकीन हो चुका था कि उसने जो किया बिल्कुल सही किया। दोष था तो इसकी माँ में था, उर्वशी तो बिल्कुल ठीक है और नेक दिल की ये लड़की है। अब ये दोनों ठीक ढंग से रह रहे थे कि यहाँ पर जो उर्वशी है ये सत्येंद्र से जिद करती है कि मेरा फ़ोन तो टूट चुका है, मुझे दूसरा फ़ोन ला के दो। सत्येंद्र मार्केट जाता है उर्वशी को साथ में लेके, और इसको एक बहुत महंगा सा अच्छा सा फ़ोन ला के दिला देता है। उर्वशी के हाथ में जब फ़ोन आया तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सत्येंद्र सुबह जब अपने काम के लिए निकल जाया करता था तो पीछे से उर्वशी दिन भर फ़ोन पे लगा रहा करती थी। शाम का टाइम होता, सत्येंद्र घर पे आता तो पता लगता है उर्वशी ने खाना ही नहीं बनाया। सत्येंद्र नाराज़ होता था कि मैं दिन भर तो काम धंधा करता हूँ और घर आके मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिले तो क्या ही फ़ायदा। उर्वशी कहती कि आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो तुम ऐसा करो ना, एक नौकरानी घर में रख लो। सत्येंद्र इस बात को भी मान जाता, वो कहता ठीक है, मैं एक देखता हूँ कोई ऐसी मेड मिल जाती है घर में काम करने वाली तो मैं रख लेता हूँ।
सत्येंद्र तलाश करता है तो 29 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की सुमन, जो इसको ये घर पे काम के लिए रख लेता है। अब सुमन इस घर में काम कर रही थी। 2-3 महीने बीतते हैं कि इस घर के अंदर एक अनजान शख्स आया करता था। जब उर्वशी से सुमन ने पूछा कि मैडम ये कौन है, तो उर्वशी कहती तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे घर में कौन आता कौन नहीं आता इसकी इंक्वायरी तुम क्यों करती हो। जो ये शख्स आता था इसका नाम था मनोहर, और जो मनोहर है उर्वशी का पुराना प्रेमी था, जो शादी से पहले उर्वशी और मनोहर के बीच में रिलेशन था। अब इस तरीके से रोज का सिलसिला हो चुका था। जैसे सत्येंद्र अपने काम के लिए जाता, उर्वशी मनोहर को कॉल कर दिया करती थी, मनोहर उर्वशी के पास आ जाया करता था। उसके बाद ये अपने बेडरूम में बंद और घंटों बेडरूम के अंदर ये बैठे रहते थे और सुमन को कह दिया करते थे जो भी इनको खाना पीना होता था उसके लिए, या फिर सुमन को मार्केट में किसी भी सामान को लेने के लिए भेज दिया जाता था। सुमन ने सोचा कि चलो अमीर लोगों के अपने अपने शौक होते हैं, अगर मालकिन ऐसी है तो साहब भी ऐसे होंगे। सत्येंद्र को इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अब हद तो यहाँ होगी कि सत्येंद्र को 2-3 दिन के टूर के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ा। तो सत्येंद्र उर्वशी को बोल देता है कि 3-4 दिन में वो वापस आएगा, तुम अकेली कैसे रहोगी, माँ को यहाँ पर बुला लाता हूँ मैं। उर्वशी साहब मना कर देती कि माँ को वापस मत लाना, घर है, घर के अंदर हूँ मैं, तो मुझे किस चीज़ की फिक्र है और किस चीज़ का डर है, और सुमन भी तो इस घर के अंदर ही है। सत्येंद्र कहता है चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। सत्येंद्र अपने काम के लिए चला जाता। अब यहाँ पर उर्वशी सत्येंद्र के जाने के बाद मनोहर को कॉल करती है। मनोहर उर्वशी के घर आ जाता है। उर्वशी को पता था कि अब जो सत्येंद्र है वो 2-3 दिन से पहले आने वाला नहीं है। अब मनोहर और जो उर्वशी है ये 2-3 दिन तक इस घर के अंदर ही दिन रात अपनी मौज मस्तियों में लिप्त। यहाँ पर जब सुमन ने ये सारी चीज़ देखी तो इसको अब बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ये अपने साहब यानी सत्येंद्र को सब कुछ तो बता देना चाहती थी, लेकिन बताए कैसे, क्योंकि सुमन को ये बात तो पता लगी चुकी थी कि उर्वशी ने इन्हीं सब चीज़ों के चलते अपनी सास को इस घर से निकाल दिया। तो सुमन तो चीज़ ही क्या है, इसको भी निकाल देगी। सुमन को अपनी नौकरी भी बचानी थी, और दूसरी बात उसको ये सब चीज़ें अपने साहब को भी बतानी थी, यानी सत्येंद्र को। अब यहाँ पर सुमन जो मौके का तलाश में थी। अब एक दिन इसी तरह से मनोहर और उर्वशी ये दोनों मिल रहे थे, अपने प्रेम लीला के अंदर ये मस्त थे। सुमन जो थी वो घर का काम कर ही रही थी कि इसको थोड़ा सा मौका लग जाता है, क्योंकि बेडरूम का जो दरवाज़ा था वो थोड़ा खुला हुआ था। सुमन दौड़ती हुई जाती है बेडरूम की तरफ और अपने मोबाइल फ़ोन से एक वीडियो शूट कर लेती है। वीडियो बनाने के बाद वो अपने काम में फिर लग जाती है। अब शाम को जब सत्येंद्र घर पे आता है तो यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद वो छत पे थोड़ा टहलने के लिए चला जाता है। जब वो छत पे टहलने के लिए गया तो उर्वशी को बोल के गया कि मेरी चाय छत पे पहुँचा देना। अब यहाँ पर जो उर्वशी थी वो तो अपना आराम कर रही थी, खाना वाना खा के लेट गई थी। सुमन को कह देती है कि साहब छत पे, और उनकी चाय बना के उनको छत पे दिया हो। यहाँ पर सुमन छत पे जाती है, सत्येंद्र को चाय देती है, तो वहाँ पर सत्येंद्र से कहती है कि साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सत्येंद्र कहता है बोलो क्या बात करनी है। तो सुमन कहती है कि जो मेम साहब है इनकी हरकतें थोड़ी ख़राब है, आपके जाने के बाद एक शख्स यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आता है। जब सत्येंद्र ये बात सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सुमन को कहता है कि तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो, सोच समझ के बोलो जो भी बोलना है। यहाँ पर सुमन कहती है मैं सब जानती हूँ और सोच समझ के ही बोल रही हूँ, ये काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन मैं आपको किस तरीके से बताऊँ और आप मेरी बात पे विश्वास भी क्यों कर रही हैं, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जब सुमन इस तरीके से सत्येंद्र को वीडियो दिखाती है तो सत्येंद्र के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। ये बहुत ज़्यादा घबरा चुका था अपनी पत्नी को अपने ही बेडरूम में किसी और शख्स की बाहों में देखकर, और वीडियो भी कुछ इस तरीके का था कि उसके अंदर कुछ भी पर्दा ही नहीं था। जब इस तरह की चीज़ सत्येंद्र देखता है तो ये बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है। ये वहाँ पर ही लगी चेयर के ऊपर बैठ जाता है, इसकी आंखों में आंसू थे, अपना सिर पकड़ लेता है। खैर अब ये क्या ही करे, नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो उर्वशी है उसको कहता है कि उर्वशी मेरे जाने के बाद यहाँ पर घर पे कौन आता तुमसे मिलने के लिए। उर्वशी फिर अपना त्रिया चरित्र दिखाती है, रोने लग जाती है। सत्येंद्र को कहती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझसे यहाँ मिलने के लिए कौन आएगा। हाँ कभी कोई डाके आ जाता है या फिर कभी कोई और पार्सल वाला आ जाता है, बस इसके अलावा इस घर के अंदर कोई भी नहीं आता। तुम्हें किसने क्या भड़काया, किसने क्या बोला है। अब इस तरह की बात जब सत्येंद्र को उर्वशी कह रही थी तो सत्येंद्र कहता है कि मुझे सब पता लग चुका है कि मेरे जाने के बाद तुम अपने किसी प्रेमी को इस घर में बुलाती हो और यहाँ पर तुम उससे घंटों बैठ के बातें क्या करती हो। उर्वशी जो थी वो सुमन की तरफ देखती है। सुमन पे उसको गुस्सा आ रहा था। उर्वशी को पूरा पक्का पता था कि कहीं ना कहीं सुमन ने ये सारी बात सत्येंद्र को बताई होगी। उर्वशी कहती है कि तुम किसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो, इस नौकरानी ने तुमसे कुछ कहा है क्या। सत्येंद्र कहता हो तो किसी ने भी कुछ भी कहा हो, लेकिन तुम मुझे बताओ और तुम्हारा मोबाइल फ़ोन मुझे चेक कराओ। अब जो यहाँ उर्वशी थी अपना मोबाइल फ़ोन अपने पति को देने को तैयार नहीं। सत्येंद्र जिद करता है, उसके पीछे पड़ जाता है कि नहीं तुम अपना फ़ोन मुझे दो और मेरे को चेक करना है।
जब इन दोनों के बीच में इस तरह से खींचातानी चलती है तो उर्वशी जानबूझ के उस फ़ोन को अपने हाथ से झटका देती है और वो ज़मीन पे गिर के टूट जाता है। अब जब फ़ोन ही टूट गया तो यहाँ पर कोई एविडेंस तो बचा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सत्येंद्र को सब कुछ चीज़ें पता लग ही चुकी थी। सत्येंद्र सुमन का मोबाइल फ़ोन लेता है और उसके अंदर उर्वशी और इसके प्रेमी मनोहर को ये दोनों दिखा देता है। उर्वशी जैसे इस वीडियो को देखती है उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। ये बहुत ज़्यादा रोती है, सत्येंद्र के पैर पकड़ती है। अब यहाँ पर जब ये सत्येंद्र के पैर पकड़ती है, रोती है, उससे माफ़ी मांगती है कि मुझसे गलती होगी, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मैं बहक गई थी, ये सारी चीज़ें। सत्येंद्र कहता है कि अब मैं तुम पे विश्वास कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम पे विश्वास किया तो तुम मुझे और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हो और तुम मेरी घर की इज्जत को तो मिट्टी में मिला ही रही हो। और तुमने ही षड्यंत्र रच के मेरी माँ को भी गाँव भेज दिया था और अब नंबर तुम्हारा है, तुम इस घर को छोड़ के जाओगी। उर्वशी बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती है, अपनी ज़िंदगी की दुहाई देती है। अब यहाँ पर सत्येंद्र जो था वो बिल्कुल टस से मस नहीं होता। उर्वशी को अपनी कार में बिठा के इसके मायके छोड़ के आ जाता है और वहाँ जाकर सबको भी उर्वशी का ये वीडियो दिखा देता है। अब उर्वशी के जो घर वाले थे जब वो इस वीडियो को देखते हैं, उर्वशी की इस तरह की हरकतें वो देखते हैं, उनका भी सिर शर्म से झुक जाता है। उर्वशी बहुत ज़्यादा दहाड़े मार के रो रही थी। अब उसको अपना जो संसार था, जो अपना जीवन था, ये पूरा अंधकार में नजर आ रहा था। यहाँ पर जो सत्येंद्र है उर्वशी से कहता कि बुलाओ अपने प्रेमी को और रहो उसके साथ। यहाँ पर जो उर्वशी है वो तो मनोहर से बात करना चाहती नहीं थी और इन सब के सामने उसको बुलाना नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ पर जब घर के अंदर इस तरह की बात हो रही थी तो माता पिता को तो पता ही था कि उर्वशी का कोई बॉयफ्रेंड था शादी से पहले उसका, तो मनोहर को ही जानते ही थे, मनोहर को बुलाया जाता है। उर्वशी जो थी अब उसके पास तो सत्येंद्र का सहारा छूट चुका था, अब मनोहर ही बसता था। उर्वशी मनोहर के सामने खड़ी हो जाती है, उससे कहती है मनोहर तुम मेरा साथ दो, क्योंकि हम दोनों की चोरी पकड़ी जा चुकी है, सत्येंद्र को सब चीज़ें पता लग चुकी है और ये मुझे तलाक दे रहा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मनोहर कहता है कि यार मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। साफ जवाब देता है कि तुम एक तो किसी और की पत्नी थी, अब तुम तलाकशुदा हो और मेरे घर वाले इस रिश्ते को अब बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हाँ, तुम अगर शादी से पहले मेरे साथ भाग चलती तो ज़रूर मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करता, लेकिन अब तो मैं खुद को ही नहीं मना सकता कि मैं तुमसे शादी करूँ। तो प्लीज़ मेरा पीछे छोड़ दो और मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सकता। और अगर तुम्हारी शादी के बाद भी अगर मैंने तुमसे अफेयर रखा है तो उसका पर्पज़ सिर्फ एक ही था कि तुम मेरा खर्चा उठाया करती थी, तुम मुझे मोटा पैसा दिया करती थी। लेकिन अब तुम्हारी जब सत्येंद्र से तलाक हो जाएगा तो अब तुम मेरा क्या ही साथ दे पाओगी और तुम मेरा किसी तरह से खर्चा उठा पाओगी, और मैं भी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकूँ, तो मुझे माफ़ करो। जो मनोहर था दो टूक जवाब उर्वशी को देके वहाँ से चला जाता है। उर्वशी को काटो तो खून नहीं, इसकी बुरी हालत। ये सत्येंद्र की तरफ फिर देखती है, उसके पैर पड़ती है। जो उर्वशी के घर वाले हैं ये भी सत्येंद्र को मनाने की कोशिश करते हैं कि बेटा हमारी बेटी है, गलती तो हर इंसान से हो ही जाती है और एक बार इस गलती की माफ़ी तुम इसको दे दो, आइंदा से हम गारंटी लेते हैं कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। लेकिन अब जो सत्येंद्र था उसके दिल पर से उर्वशी उतर चुकी थी। अब वो किसी भी कीमत पर उर्वशी को अपने घर लाना नहीं चाहता था। सत्येंद्र वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सत्येंद्र तलाक के पेपर उर्वशी के घर पहुँचा देता है। तो उर्वशी के घर वाले जब ये तलाक के पेपर देखते हैं तो घर में हाहाकार मच जाता है। जो उर्वशी के माता पिता उर्वशी को खूब कोसते हैं, उसको खूब भला बुरा कहते हैं। अब यहाँ पर उर्वशी गर्दन नीची करके इन सब चीज़ों को सुनने के अलावा कर भी क्या सकती थी। उर्वशी ने अपना बसा बसाया संसार, अपना बसा बसाया घर बर्बाद करके रख दिया था, और वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जो उसका किसी भी तरह से साथ देना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ उसको भोगना चाहता था, उसके साथ एंजॉय करना चाहता था। और उर्वशी ने भी उसकी बातों में आकर अपना सब कुछ उसको सौंप दिया। जबकि सत्येंद्र जो उसका पति था और उससे बहुत ज़्यादा दिलो जान से प्यार किया करता था, उसको वो धोखा देने में पीछे नहीं हटी। लेकिन इन सब चीज़ों का एहसास इंसान को तभी होता है जब उसके हाथ से सब चीज़ें छूट जाती है, जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, जब वो एक्सपोज हो जाता है। उर्वशी यहाँ एक्सपोज हो चुकी थी। अब न तो उर्वशी के घर वाले उसका साथ देने को राजी थे और न सत्येंद्र उसका साथ देने को तैयार था और न ही मनोहर उसका हाथ पकड़ने को तैयार था। उर्वशी इस पूरी दुनिया में सबके होते हुए भी तन्हा अकेली रह चुकी थी। उर्वशी को अपने किए पे तो बहुत ज़्यादा पछतावा था, लेकिन अब क्या करें। खैर यहाँ पर जो उर्वशी है मजबूरन उन तलाक के पेपर पे साइन करके सत्येंद्र को वापस भेज देती है। सत्येंद्र अब यहाँ पर अपनी माँ को वापस ले आता है। जब वापस लाता है तो घर के अंदर सुमन को देखती है इसकी माँ। जब सुमन को देखती तो सत्येंद्र से पूछती है कि बेटा ये कौन है। सत्येंद्र कहता है कि माँ ये मैंने यहाँ पर मेड रखी हुई है काम करने के लिए, और इसने उर्वशी की सारी सच्चाई मुझे बताई है। इसने वीडियो बना लिया था और अगर ये वीडियो नहीं बनाती और इस तरीके से ये एक्सपोज नहीं करती उर्वशी को, तो शायद मैं ज़िंदगी पर अंधेरे में रहता और न जाने कल को मेरे साथ क्या ही होता, क्योंकि नीले ड्रम और इस तरह की कहानियाँ तो खूब सारी चल ही रही है। तो उर्वशी कल को मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी, लेकिन इस लड़की ने, सुमन ने, मेरा बहुत साथ दिया है और मैं इसका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। यहाँ पर जो
सत्येंद्र की माँ अब इस घर में आके रहने लगी थी। तो यहाँ पर जो सत्येंद्र की माँ है उसको सुमन जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि जो सुमन है वो सत्येंद्र की माँ के बहुत ज़्यादा सेवा किया करती थी, उसका हर कहना माना करती थी, इसके पैर दबाया करती थी और बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करती थी। सत्येंद्र की माँ सुमन से पूछती है कि बेटा तुम्हारे घर पे कौन कौन है। सुमन कहती है उसके घर में कोई भी नहीं है, माता पिता का देहांत हो चुका है, एक भाई है, लेकिन भाई और भाभी ने इसको अपने घर में रहने नहीं दिया, वो घर से बाहर भगा दिया। जब इसको घर से बाहर निकाल दिया गया तो इसको काम धंधे की तलाश थी कि इसी तरह से जो सत्येंद्र है ये इनको मिल गए। जब सत्येंद्र से सुमन की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर पे काम कर लोगी, तो ये राजी होगी और तब से ये यहाँ पर काम कर रही है। तो यहाँ पर सत्येंद्र की माँ जो सुमन से कहती है कि बेटा तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है, और इसी तरीके से अब सत्येंद्र जो है इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद होने से तुमने बचाई है, वरना इसके साथ न जाने क्या हो सकता था, और मैं चाहती हूँ कि तुम सत्येंद्र से शादी कर लो। जब सुमन ये बात सुनती है तो एकदम हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर ये मालकिन उससे क्या कह रही है। वो साहब मना कर देती है कि माँ जी मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। जो साहब हैं वो अच्छी प्रोफाइल के बहुत ज़्यादा अमीर या आदमी है और मैं एक नौकरानी हूँ, और नौकरानी से कौन ही शादी करता है। सत्येंद्र की माँ कहती कि नहीं बेटा, मुझे अब जो बहू चाहिए वो किसी खानदान से नहीं चाहिए, ना कोई उसका मुझे बैकग्राउंड चाहिए, ना उसकी कोई जात पात मुझे देखनी है। मुझे मेरे बेटे के लिए जो लड़की चाहिए वो ऐसी चाहिए जो हमेशा उसका ज़िंदगी भर साथ दे, उसके साथ ईमानदारी के साथ ज़िंदगी जिए, ताकि मेरे बेटे का जो भविष्य है, जो उसकी ज़िंदगी है, वो खुशहाल तरीके से बीत जाए। और मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत ही ज़्यादा नेक और शरीफ किस्म की लड़की हो, और मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि अभी जो मैं 4-5 महीने तुम्हारे साथ रही हूँ तो मैंने तुम्हें अच्छे से परख लिया है। यहाँ पर जो सुमन थी उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आ सकता है। शाम को जब सत्येंद्र घर आता है तो यहाँ पर सत्येंद्र की माँ सत्येंद्र से कहती कि बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी बात मानोगे। सत्येंद्र कहता है बोलो माँ क्या बात है। वो कहती बेटा मैं तुम्हारी दोबारा शादी कराना चाहती हूँ, वो लड़की मैंने देख ली है। सत्येंद्र कहता कि शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे शादी के नाम से डर लगने लगा है, न जाने अगली कैसी आएगी, और मैं अब दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। सत्येंद्र की माँ कहती कि बेटा जो मैंने लड़की देखी है वो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगी, तुम्हारा हर कहना माना करेगी और तुम्हारे साथ ईमानदार और लॉयल रहा करेगी। मैंने उस लड़की को अच्छे से परख लिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। सत्येंद्र कहता आखिर वो है कौन। तो यहाँ पर जो सत्येंद्र की माँ है वो सुमन को आवाज़ लगाती है, सुमन आती है। सत्येंद्र की माँ सत्येंद्र से कहती है कि बेटा यही वो लड़की है जिसको मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, क्या तुम्हें सुमन पसंद है। सत्येंद्र ये बात सुनता है तो अपनी माँ की तरह एकदम चौंक के देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्येंद्र है वो सुमन को पसंद क्या करता था, लेकिन सामाजिक बंधनों में बंधा हुआ ये इंसान कभी अपने प्यार को अपनी जुबान पर नहीं ला पाया। लेकिन आज इसकी माँ ने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। जब सत्येंद्र की माँ खुद सुमन से उसकी शादी करवाना चाहती है तो सत्येंद्र भी कहाँ मना करने वाला था, वो झट से हाँ भर देता है। यहाँ पर सुमन भी राजी थी, सत्येंद्र भी राजी था। इनकी कोर्ट मैरिज करवा दी जाती है। उसके बाद एक छोटी सी पार्टी दी जाती है जिसमें सारे नियर डियर्स को बुलाया जाता है, और यहाँ पर सत्येंद्र और जो सुमन है ये वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। साल 2021 में इन दोनों की शादी हुई थी और आज साल 2026 चल रहा है। लगभग 5 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। सत्येंद्र और सुमन इन दोनों के एक बेटी है जिसकी परवरिश बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं। यहाँ पर सत्येंद्र की ज़िंदगी भी संवर चुकी है और सुमन की ज़िंदगी भी संवर चुकी है। तो एक लड़का और एक लड़की जब वैवाहिक बंधन में बनने वाले होते हैं तो रिश्ते विश्वास और प्यार की नींव पे होने चाहिए। आजकल पैसा देकर रिश्ते बना लिए जाते हैं, लेकिन वही रिश्ते आगे चल के कैसे कैसे मोड़ दिखा देते हैं, इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या उसको भुगतना पड़ जाता है, ये वक्त के साथ आगे जाके पता लगता है। लेकिन रिश्तों की नींव अगर प्यार, सच्चाई और समर्पण की पत्थरों से बनाई जाए तो इमारत बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। तो ये थी आज की कहानी, और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।